हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 8 नवंबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, आज हम टोटल 3 मुद्दे डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा इंडिया पाकिस्तान टाइज के रिगार्डिंग। यहाँ पर राइटर ने डिस्कशन करी है कि किस तरह से थोड़े चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट की अप्रोच है, ये अप्रोच किस तरह से बदली है, इसके रिगार्डिंग थोड़ी चर्चा करेंगे। दूसरा हमारा एडिटोरियल है रिगार्डिंग 1000 डेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझेंगे एंड काफी हद तक ना आप इसको मेंस के आंसर में अपनी यूटिलाइज करोगे तो काफी अच्छे पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसी तरह से तीसरा एडिटोरियल है इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी की कॉरस्पॉन्डिंग, जो आप जानते हो आने वाले टाइम में ये चीज है। एंड साथ ही साथ इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं फूड सिक्योरिटी दुनिया भर में इंश्योर करने के लिए, यहाँ पर राइटर ने हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। देखो, इसके अलावा भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है ईडब्ल्यूएस सेक्शन का, जिनको आप जानते हो कल सुप्रीम कोर्ट ने 3/2 की वर्डिक्ट के साथ इसको अपहेल्ड किया है। तो इसको आज नहीं डिस्कस करेंगे। देखो, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे एडिटोरियल्स भी आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगे, तो एक होलिस्टिक इसकी हम डिस्कशन करेंगे आने वाले डेज के अंदर, जब दोनों साइड्स के हमें व्यू पॉइंट्स अच्छे से और भी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम फर्दर लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। राइट, तो पहला मुद्दा है एज ऑफ मिनिमलिज्म इन इंडिया पाकिस्तान टाइज। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज क्या कहने गए। तो देखो, यहाँ पर राइटर बात कर रहे हैं कि अगर आप आज के टाइम पर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स में देखोगे ना, तो काफी अजीब सिचुएशन देखने को मिलती है। किस तरह से? एक तो ये देखो, यहाँ पर ये चीज है कि हम आजकल एंगेजमेंट भी ज्यादा नहीं कर रहे। मतलब पहले कई बार होता था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां चले गए, कभी उनके प्राइम मिनिस्टर यहाँ आ गए, कभी कुछ मान लीजिए बस के थ्रू, जैसे आप जानते हो लाहौर बस डिप्लोमेसी। तो इस तरह की चीजें कुछ ना कुछ इंटरेक्शंस होती रहती थी। पर आजकल आप देख रहे हो कोई ज्यादा हमें इस तरह की इंटरेक्शंस देखने को मिलती नहीं है। बहुत ही कम बायलैटरल कॉन्टेक्ट है। इवन अगर आप ट्रेड भी देखो तो ट्रेड भी एक तरह से रुका ही मान लीजिए दोनों कंट्रीज के बीच में। तो ये भी चीज होगी। पर दूसरी जगह ये भी तो देखो कि आजकल हमें एक तरह का कोल्ड पीस देखने को मिला है। इसका क्या मीनिंग? देखो, अगर आप कुछ इंस्टेंसेस को छोड़ देते हो, उसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि एलओसी के कॉरस्पॉन्डिंग भी लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास भी हमें अब उतनी वायलेंस देखने को नहीं मिलती, इसमें भी कमी देखने को मिली है। उसी तरह से कश्मीर हो गया, वहां पर भी हमें ऐसा नहीं देखने को मिलता। ठीक है, अब कश्मीर के अंदर भी धीरे धीरे पीस स्टेब्लिश हो रहा है। देखो, कुछ इंस्टेंसेस हैं, मैं मना नहीं कर रहा, बट अदरवाइज कंपेरेटिवली अगर हम देखें ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा कोल्ड पीस जैसी सिचुएशन देखने को मिल गई। तो ऐसा कैसे है कि एक तरफ एंगेजमेंट भी कम है और बट ऑन द अदर हैंड कोल्ड पीस भी एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पर एक नई चीज देखने को मिलती है, और यही राइटर यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐसी सिचुएशन लंबे समय तक रह सकती है, नहीं, या फिर एक तरह का ये टेम्परेरी फेस है, सिर्फ कुछ महीनों के लिए है ऐसा। और देखो, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती भी है जब ना एक दूसरे के अगेंस्ट हमें बातें सुनने को मिलती हैं, वो ज्यादातर हमारे फैंस के थ्रू आती है। फैंस का मतलब, जो आजकल आप देख भी रहे हो, क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है। राइट, अब क्रिकेट वर्ल्ड कप में काफी सारे इंस्टेंसेस भी ऐसे देखने को मिलता है कि जब आपस में खेलते हैं तब इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। बट अदरवाइज हम देखने को मिले तो थोड़े से ये चीजें हमें यहाँ पे आजकल कमी देखने को मिली है इस चीज के रिगार्डिंग एंगेजमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग। राइट, और अगर आप थोड़ा पास में जाते हो तो हम अगर थोड़ा डिकेट्स को देखें, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि बार बार ना सिमिलर सा ही प्रोसेस फॉलो हुआ है। किस तरह से सिमिलर सा प्रोसेस? पहले देखो, इंडिया और पाकिस्तान क्या करते हैं, आपस में एंगेज करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि चलो पीस एस्टेब्लिश कर लेते हैं। कुछ ना कुछ समझौता भी हो जाता है, फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, आपस में कुछ टेररिज्म हो जाता है। ठीक है, पाकिस्तान के टेररिस्ट इंडिया में आ जाते हैं, फिर इंडिया उनके ऊपर कुछ ना कुछ एंगेजमेंट करता है कि नहीं, इसको बंद करो, ये सारी चीजें करो। आपस में फिर थोड़ा टाइम क्या होता है, जो बातचीत है फिर रुक जाती है, फिर वापस से बातचीत करने लग जाते हैं। हमारे इंडिपेंडेंस के बाद ना यही पर्टिकुलर प्रोसेस ही फॉलो हुआ है। कभी बातचीत शुरू होगी, फिर बंद होगी, फिर शुरू होगी, फिर टेररिज्म हो गया। ये सारी चीजें होती रही हैं। पर अब हमारी गवर्नमेंट थोड़ा बहुत समझ गई है इस चीज को कि ये चीजें ऐसे नहीं चल सकती कि पहले आप करो फिर हट जाओ फिर बात करने लग जाओ। ठीक है ना? तो यहाँ पर अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसका आप थोड़ा सा देख सकते हो कि थोड़ा इनमें भी ना चेंजेस देखने को मिले हैं कि किस तरह से इन्होंने मूवमेंट करी है। उसी को एक बार डिस्कस करते हैं। देखो, आप जानते हो जब प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने, तब उस टाइम पे क्या हुआ? उस टाइम पे ना इन्होंने जो अपने आसपास के हमारे जो कंट्रीज थी उनके जो वहां के लीडर्स थे उनको बुलाया। तो वहां पर हमने जो नवाज शरीफ थे उस टाइम के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनको भी वहां पे बुलाया गया। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ना अपनी उनकी वो थी इनाग्रल फंक्शन था, वहां पर इनको भी बुलाया गया। राइट, उसके टाइम पे हमें देखने को मिलता है अच्छी खासी एंगेजमेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। हमने पूरी कोशिश करी दोनों कंट्रीज ने मिलकर कि कुछ हद तक हम आपस में पीस एस्टेब्लिश करें। इवन देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में अचानक से विजिट किया लाहौर को। उस टाइम नवाज शरीफ ही थे वहां के प्राइम मिनिस्टर। तो अचानक से उनका आई थिंक बर्थडे था उस दिन, नवाज शरीफ जी का। तो प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं से आ रहे थे, तो अचानक से उन्होंने रास्ते में डिसाइड किया कि नहीं,
मैं लाहौर जाके विजिट कराता हूँ। तो ये देखने को मिल रहा था कि इस तरह की चीजें हो रही थी, ठीक है। एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के बीच में मीटिंग्स वगैरह। पर इसमें चेंजेस कब देखने को मिले? 2016 के बाद आप देख सकते हो। हालांकि 2016 में भी सितंबर के टाइम पे, जनवरी में आप जानते हो पठानकोट एयरबेस के ऊपर अटैक हुआ था पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का। वहां पर भी हमने थोड़ी कोशिश करी कि नहीं, अगर चलो ठीक है ये इंस्टेंस हो गया, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपस में जो बातचीत हो रही है उसको रोक दिया जाए। पर दिक्कत तब आ गई जब 2016 में उरी अटैक हुए। यहां से सारी चीजें ना दिक्कत आ गई लग गई। एंड इवन फिर इंडिया ने भी, आप जानते हो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोला कि किस तरह से इंडिया ने बिल्कुल उसका ईंट का जवाब एक तरह से पत्थर से दिया जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी वहां पे। उसके बाद से रिलेशनशिप्स ना बहुत ही ज्यादा खराब सिचुएशन में जाते रहे हैं। 2019 में आप जानते हो पुलवामा टेरर अटैक भी हुआ, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने भी उसका रिटेलिएशन किया। एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 जो था, ठीक है, साथ ही साथ जो 35A था, इसमें हमें डाइल्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है, जो कश्मीर का जो स्टेटस था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। तो यहां पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद तो इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन और भी नीचे आ गया, ठीक है। और भी हमारे बीच में जो एंगेजमेंट चल रही थी उसमें और भी फर्दर कमी देखने को मिल गई है। अब यहाँ पर देखो, आप एक चीज देख लो, ट्रांजिशन हुई है किस तरह से, हम क्या, हमारी अप्रोच क्या है पाकिस्तान के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब यहाँ पर राइटर ये बात करते हैं कि धीरे धीरे टाइम के साथ ना हमें भी ये चीज पता लगी है कि हो सकता है कि हम ना जितनी मर्जी कोशिश कर लें अपनी तरह से, जितना मर्जी एफर्ट्स देते रहें कि हाँ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस हो, पर तब भी इसकी बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये चीज हम उसमें सक्सेसफुल होंगे ही या नहीं होंगे। ये हमने जो पिछले 70-75 साल जो इंडिपेंडेंस के बाद हुए ना, इसके बाद में हमने ये चीज सीखी हुई है। और इसी वजह से अब ये मिनिमलिज्म का फेज आ चुका है, मतलब हम ज्यादा एंगेज नहीं हो रहे। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया, ट्रेड में एंगेजमेंट नहीं है, हम बातचीत नहीं कर रहे, हार्डली कुछ मतलब एंगेजमेंट होती है किसी भी पर्सपेक्टिव के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो इसी वजह से सिर्फ थोड़ी बहुत जो कहीं ना कहीं बातचीत होती भी है वो बैक चैनल बेसिस पे होती है, ऐसे हमें डायरेक्टली देखने को नहीं मिलता। अब इसके पीछे के देखो, बात कर रहे हैं राइटर की क्या इसके पीछे के क्या रीजंस क्या हो सकते हैं कि इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है जहां पर ज्यादा एंगेज नहीं हो रहे। पहला रीजन है कि पावर। देखो इंडिया में आप सभी को पता है कि पावर कहां पर है, ठीक है ना, कौन ऊपर है कौन नीचे है। पर जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के कॉरेस्पॉन्डिंगली, तो एक तरफ तो उनकी आर्मी है, एक तरफ, अब चलो अब ये तो नहीं रहे चलो प्राइम मिनिस्टर, आई मीन जो भी उनके प्राइम मिनिस्टर हैं अभी, शहबाज शरीफ जी। तो यहाँ पे ना दो सेंटर्स बने हुए हैं। इवन देखो आजकल यहाँ इनके रिगार्डिंग भी कुछ थोड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, ये भी अपना लॉन्ग मार्च लेके निकले हुए हैं, ठीक है। तो हमें ना पाकिस्तान के अंदर कभी समझ ही नहीं आया, या फिर हमें किसी को भी नहीं पता इनफैक्ट कि पावर सेंटर है क्या। क्या हमें उनकी आर्मी से बात करें तब सेंस बनती है, या वहां के जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चेंज होते रहते हैं प्राइम मिनिस्टर, उनसे बात करें। कभी यहाँ पे डेमोक्रेसी आ जाती है, ठीक है ना, कभी डिक्टेटरशिप आ जाती है एक तरह से। तो बात करनी किससे है, किससे कॉन्फ्लिक्ट करें, किससे, इतनी इंस्टेबिलिटी है ना वहां की पावर के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये चीज हम यहाँ पे जान चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ पीस बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, राइट। उसी तरह से देखो आजकल आप देख भी रहे हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ना जो एक तरह से जो हेट है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। आप ऑनलाइन देख लीजिए, ठीक है ना, किस तरह से एक दूसरे को हम मतलब हम एज इन की बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत हेट स्प्रेड हो चुका है ऑनलाइन के टाइम पे। बहुत सारे लोग ऐसा देखते हैं कि पाकिस्तान हार जाए तो बहुत खुशी मनाई जाती है। तो देखो कंट्रीज के बीच में पीस तभी होगा ना जब लोगों के बीच में पीस होगा। अगर हमारे जैसे लोगों के बीच में ही अगर हम पाकिस्तान को हेट करने लग जाएंगे तो गवर्नमेंट कैसे पीस उसको एस्टेब्लिश कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो बहुत मुश्किल हो चुका है दोनों कंट्रीज के बीच में पीस एस्टेब्लिश करना। और इसी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से भी जो एफर्ट्स हैं वो शायद थोड़ी वहां पे भी कमी देखने को हमें मिल जाती है। उसी तरह से हमने आज तक पाकिस्तान और इंडिया ने जो भी एग्रीमेंट्स किए हैं, सिर्फ एक इंडस वाटर ट्रीटी छोड़ दो अगर 1960 की, तो ज्यादा हम उनमें ना सक्सेसफुल हो नहीं पाए। जो अलग अलग हमने अलग जो हमने आपस में बायलैटरल चीजें सॉल्व करने की कोशिश करी है। तो अगर 1960 के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई भी एग्रीमेंट सॉल्व नहीं हो पाया, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हम ढंग से सॉल्व नहीं कर पाए, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब और कुछ कर पाएंगे सॉल्व, राइट। तो ये चीज होगी। इसके साथ ही इंडिया पाकिस्तान के साथ एंगेज करने का एक रीजन पता क्या है? कश्मीर। इंडिया चाहता है कि कश्मीर में पीस बना रहे, पीस कश्मीर में एक तरह की स्टेबिलिटी बनी रहे, ये हमारा सबका ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल। पर अब देखने को मिल रहा है इंडिया सोच रहा है कि कश्मीर में अगर पीस एस्टेब्लिश करना है तो जरूरी नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ एंगेज करें। पहले हम सोचते थे कि अगर हमें कश्मीर में पीस चाहिए, अगर वहां पे हमें शांति चाहिए, तो पाकिस्तान के साथ बात करेंगे, थोड़ा हम उस चीज को रोक पाएंगे। पर इंडिया का फोकस क्या हो गया है? इंडिया का फोकस हो गया है कि हम इतना हम डिफेंस के अंदर स्ट्रांग हो जाएं कि अगर पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट ना भी हो ना, तब भी हम कश्मीर के अंदर पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन रखें। इस वजह से मिनिमलिज्म आज के टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है।
उसके अलावा राइटर ये भी बात कर रहे हैं कि हम ना दोनों कंट्रीज कहीं ना कहीं एंगेज्ड हैं। जैसे पाकिस्तान, वो तालिबान जो अफगानिस्तान में आ चुका है, उसके साथ कुछ ना कुछ वहां पे चैलेंजेस फेस कर रहा है। इंडिया का आप जानते ही हो चाइना के साथ कितना, मतलब हमारे जो बॉर्डर्स हैं यहाँ पे, चाहे वेस्टर्न बॉर्डर देख लो, मेजरली वेस्टर्न बॉर्डर ही, वैसे तो थोड़ा बहुत ईस्टर्न बॉर्डर में भी कुछ ना कुछ इश्यूज हमें देखने को मिलते रहते हैं। तो दोनों कंट्रीज और मुद्दों में इतना ज्यादा एंगेज हो चुकी हैं कि आपस के मुद्दे सुलझाने के लिए उनके पास या तो कह लो कि टाइम नहीं है, रिसोर्सेस की कमी है, इस तरह से यहाँ पे बात हमें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर राइटर ये भी बात कर रहे हैं कि एक तरह से ना हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमें उसके ऊपर देखना पड़ेगा कि क्या हम, हमारी अप्रोच इस तरह से होनी चाहिए कि हम जो इमीडिएट अटेंशन वाले मैटर्स हैं उनकी तरफ बढ़ें, या फिर कुछ चेंजेस लेकर आए, ठीक है ना। तो इवन देखो जो 2021 का हमने सीज फायर एग्रीमेंट किया कि हम एक इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये भी हमें देखने को मिल सकता है कि इंडिया का ये पर्टिकुलर चीज सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है ना। ऐसा जो हम पीस एस्टेब्लिश करना चाहते थे उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कुछ हद तक सक्सेसफुल हुए भी हैं। पर इसके साथ ही साथ हमें यह भी इंश्योर करना है कि हम आखिर में बात करें किसके साथ। जैसे फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद जो है, यहाँ पर इस्लामाबाद का मीनिंग पता क्या है? इस्लामाबाद का मीनिंग है वहां की जो गवर्नमेंट। और जो रावलपिंडी की बात करे जा रही है, रावलपिंडी का मीनिंग है वहां की आर्मी का यहाँ पे हेडक्वार्टर्स है। तो इंश्योर हमें ये करना पड़ेगा कि इस स्ट्रक्चरल इशू को हम किसी ना किसी तरह से सॉल्व करें। इंडिया देखो हमेशा ही ये बात करता है कि हम वहां की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, वहां की आर्मी के साथ बात नहीं करेंगे। तो इंडिया को भी इसको देखना पड़ेगा कि क्या हमारा कॉन्टेक्ट किस तरह से होना चाहिए, ठीक है। आज के टाइम पे ना जैसे थोड़ी आर्मी के साथ एंगेजमेंट हमारी वहां पे बढ़ गई है, ये इस पर्टिकुलर चीज ने थोड़े से हमें बेनिफिट्स भी दिए हुए हैं कि थोड़ा हमने सीज फायर वगैरह जैसी चीजें हमने इंश्योर करी हैं। बट क्या फ्यूचर के अंदर भी ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी ठीक रहेगी या नहीं रहेगी कि हम उनके साथ एंगेजमेंट कम कर रहे हैं वहां की स्टैब्लिशमेंट के साथ। और देखो कितना एंगेज करना है, कितना नहीं एंगेज करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। रीजन बीइंग कि हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर, कि आज हमें शायद, अगर हम कम एंगेज कर रहे हैं, जो मिनिमलिज्म की बात कर रहे हैं ना कि एंगेजमेंट कम है पाकिस्तान के साथ, इस कम एंगेजमेंट के साथ शायद शॉर्ट टर्म के अंदर हमें कुछ बेनिफिट्स देख सकते हैं। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लार्जर पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं, जो बड़े बड़े मुद्दे हैं जो फ्यूचर में हमारे सामने आ सकते हैं, हम उससे दूर तो नहीं भाग रहे। ये चीज भी हमें यहाँ पर देखने की जरूरत है कि किस तरह से हम इस चीज को टैकल कर सकें। तो ये था हमारा पहला आर्टिकल जिसके बारे में देखा कि किस तरह से इंडिया की और पाकिस्तान की एंगेजमेंट कम ही देखने को मिली है। दूसरा हमारा एडिटोरियल है रिगार्डिंग G20 प्रेसिडेंसी। ठीक है, आप सभी जानते हो कि इंडिया की कॉरस्पॉन्डिंग जो G20 प्रेसिडेंसी है, जो आने वाले टाइम में, राइट। तो इसको यहाँ पे फूड सिक्योरिटी के साथ राइटर लिंक करके देख रहे हैं। देखो आजकल के टाइम पे चाहे आप रशिया यूक्रेन का क्राइसिस देख लो, ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज का कंसर्न देख लो, ठीक है, ड्रॉट हो गया, फ्लड्स हो गया, साइक्लोन्स, इस तरह के कुछ ना कुछ, या फिर ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर कुछ डिस्ट्रप्शंस देखने को मिली हैं। इसकी वजह से हुआ क्या है कि वर्ल्ड में ना हमें इश्यूज देखने को मिले हैं रिगार्डिंग फूड सिक्योरिटी। और इंडिया जब हम G20 की प्रेसिडेंटशिप की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया की जो जर्नी है ना फूड सिक्योरिटी की तरफ, वो बहुत कुछ आपको सिखा सकती है, मतलब दुनिया को बहुत कुछ सिखा सकती है। कैसे सिखा सकती है आप खुद सोचो। आज से 50-60 साल पहले जाओ, 1960 1970 का टाइम याद करो। आप जानते हो कितने इंडिया की हालत काफी खराब थी, ठीक है ना, बहुत सारे लोग भुखमरी की वजह से मरे भी हैं उस टाइम के अंदर। इवन शास्त्री जी ने जो अपना जय जवान और जय किसान का नारा दिया था, वो कहीं ना कहीं इसी वजह से दिया था क्योंकि इंडिया ने 1965 के आसपास 2 साल सक्सेसिव ड्रॉट्स देखे। उस टाइम बहुत ज्यादा भुखमरी बढ़ चुकी थी। तो ये चीजें इनिशिएटिव्स आए। हमारी जो ग्रीन रेवोल्यूशन हमने जो स्टार्ट किया, उससे हमने ये इंश्योर किया कि पहले हम जो यूएसए के ऊपर निर्भर थे, अमेरिका के ऊपर इतना निर्भर थे, वहां से हमारे पास वीट इंपोर्ट हो रहा था, वहां से वीट इंडिया में आ रहा था, उसको हम रोककर आज हम एक फूड सरप्लस नेशन बन चुके हैं। हम दूसरे कंट्रीज का फूड एक्सपोर्ट करते हैं उनको। तो ये क्या दिखा रहा है? ये क्लियरली दिखा नहीं रहा आपको कि इंडिया की जर्नी बहुत अच्छी रही है और इंडिया इस पर्टिकुलर फील्ड में दुनिया को एक तरह से दिखा सकता है कि क्या रोड होनी चाहिए। इवन देखो 2021 में ना एक माटेरा डिक्लेरेशन थी। एक्चुअल में माटेरा क्या है? एक सिटी है इटली के अंदर, सदर्न इटली के अंदर एक आपको जगह मिल जाएगी, वहां पर डिक्लेरेशन हुई, जहां पर रियलाइज किया गया क्या कि हमें 3 चीजों के ऊपर फोकस करना है अगर हमें दुनिया में हंगर को हटाना है। वो क्या है? पहला है पावर्टी, ठीक है, अगर हमने दुनिया में पावर्टी कम कर दी, कहीं ना कहीं उससे क्या होगा, हम हंगर को एंड कर पाएंगे। दूसरी चीज है फूड सिक्योरिटी की तरफ बढ़े। ये जो इतने सारे इश्यूज हम फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ग्लोबल सप्लाई चेन के कॉरस्पॉन्डिंग इसको कम करें। और सस्टेनेबल फूड सिस्टम, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के कॉरस्पॉन्डिंग भी अगर कुछ इश्यूज आते हैं, तब भी हम ऐसा इंश्योर करें कि फूड सिस्टम उसके साथ रिजीलियंट रहे। ये सारी चीजें हमें जरूरी हैं, ठीक है। आप जानते हो नो पॉवर्टी हमारा SDG 1 भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1। अगर हम इसको इंश्योर करेंगे तो इसकी तरफ हम बढ़ सकते हैं। और हंगर एंड करना क्या है? SDG 2,
जीरो हंगर की जब हम बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी हमें अगर अचीव करना है तो यहाँ पे फूड सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। एंड इवन देखो अगर हम बात करें हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी की, उन्होंने भी बोला है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल ना इन्होंने डॉक्टर एस जयशंकर ने मिलेट्स की बात करी थी, जो हमारे ज्वार हो गया, रागी हो गया, बाजरा हो गया, इनकी कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है दुनिया के कॉरस्पॉन्डिंग। और साथ ही साथ इंडिया में आप जानते हो 88% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, मतलब वो वाले किसान, छोटे किसान ना, जिनकी जो जमीन है वो 2 हेक्टेयर से भी कम है। तो इनके रिगार्डिंग जो इश्यूज हैं इनको वर्ल्ड लेवल के ऊपर कैसे सॉल्व किया जा पाए, यहाँ पर डिस्कशन यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पर हमें देखने को मिला है। और इस वजह से इंडिया भी एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर सकता है। देखो इंडिया का एक तो मैंने आपको बताया जो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करी, किस तरह से हम उसकी तरफ बढ़े हैं, पर उसके अलावा भी इंडिया का जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए, ये भी तो कितना इंपॉर्टेंट इसने रोल प्ले किया है। आप जानते हो हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन है उसके 2/3 पॉपुलेशन तक ना ये एनएफएसए एक्ट पहुंच रहा है, मतलब 75% जो ग्रामीण लोग हैं वहां तक इसकी पहुंच है, 50% अर्बन एरियाज, इतनी पॉपुलेशन को हम ना सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन दे रहे हैं। तो देख रहे हो कितनी बड़ी पॉपुलेशन बनती है। इसके अलावा भी आप मिड डे मील स्कीम के कॉरस्पॉन्डिंग जानते हो, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो इतनी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम चल रही हैं ताकि जो SDG 2 है जीरो हंगर वाला उसको हम अचीव कर पाए। ठीक है, और तो देखो जो हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें काफी खराब रैंक है, पर इंडिया के आप इनिशिएटिव्स की ना देखो बहुत सारी कंट्रीज ने तारीफ करी हुई है, जिनमें हमने कुछ यहाँ पे देखे भी। अब इन सभी के लोगों को अगर ऐड कर दिया जाए ना तो 100 करोड़ से भी लोगों के कॉरस्पॉन्डिंग हम 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के कॉरस्पॉन्डिंग इंडिया की गवर्नमेंट पहुंच रही है। ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, और इंडिया ने देखो बहुत सारे एफर्ट्स भी लिए हुए हैं, चाहे आप देख लो जैसे MSP का सिस्टम हो गया। ठीक है, उसके अलावा हमने लोगों जो हमारे किसान हैं उनको इरिगेशन के कॉरस्पॉन्डिंग फैसिलिटीज बहुत बेहतर करी हुई हैं। हमने अलग अलग इंटरवेंशंस करी हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर। लैंड रिफॉर्म्स एक चीज होगी, ठीक है ना, जो मार्केटिंग सिस्टम है उसको इंप्रूव किया है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको इंप्रूव किया है, जो हमारा पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेसेस के अंदर इश्यूज आती थी चाहे वो स्टोरेज के कॉरस्पॉन्डिंग है, उसको धीरे धीरे हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। नई नई टेक्नोलॉजीज का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन करके, चाहे आप इसराइल की बात कर लो, यूएस की बात कर लो, तो बहुत सारा रिसर्च भी इसके अंदर प्रमोट किया जा रहा है। हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज हैं, उनको इंक्रीज किया जा रहा है। ठीक है, तो नई नई चीजें हम करने की कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने रिजल्ट दिखाए भी हैं। स्पेशली अगर बात करें 1990 से 2015 के बीच में, तो इंडिया ना पहले एग्रीकल्चर में सिर्फ खाने की चीजों के ऊपर फोकस करता था, पर अब हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स, डेयरी हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, नए नए सेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग जा रहा है। तो एग्रीकल्चर को क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ राइस वीट नहीं, और भी चीजों की तरफ जाएं, सिर्फ खाना पेट भरना ही नहीं, न्यूट्रिशनल हेल्थ की तरफ मूव करें। तो ये भी इंडिया का कहीं ना कहीं अच्छा काम रहा है। और इवन अगर आप देखिए कोविड-19 के टाइम पे चले जाइए ना, कोविड-19 की सिचुएशन देखो, ठीक है ना, हमारे बहुत सारे माइग्रेंट्स को घर जाना पड़ा उस टाइम के ऊपर। ठीक है, बहुत सारे इश्यूज आए, आई अंडरस्टैंड, पर हमारी गवर्नमेंट ने जैसे गरीब कल्याण अन्न योजना के आप जानते हो, यहाँ पर क्या कोशिश करी, लोगों को फ्री में फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए गए। ठीक है ना, 80 करोड़ बेनिफिशरीज को नियरली फ्री में फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए गए। तो इंडिया गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप रहा है। देखो बहुत बार ना, ऑल्दो ये डेट पुरानी है, इस डेट को मल्टीपल टाइम्स हमने एक्सटेंड भी किया हुआ है ताकि इंश्योर किया जा पाए कि इंडिया में भूख से कोई ना मरे। ये इंडिया की बहुत अच्छी कोशिश थी जिसने बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करी है। ठीक है, साथ ही साथ हमारे जो किसान हैं उनको भी पैसा मिलता रहे, तो हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस को भी कोशिश करी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, तो इंडिया के एफर्ट्स क्या हैं, एक तरह से बाकी जो दूसरी कंट्रीज है ना उनको एज अ मोटिवेशन की तरह एक्ट कर सकते हैं कि अगर इंडिया कर सकता है तो बाकी कंट्रीज ये सारी चीजें क्यों नहीं कर सकती। देखो जब हम बात करते हैं फूड की तो आपस में ट्रेड होना बहुत जरूरी है। जैसे अब देखो रशिया यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, बिल्कुल, तो यूक्रेन ना एक्चुअल में वन ऑफ द लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर है, मतलब बाकी कंट्रीज को अच्छा खासा एक्सपोर्ट किया जाता है यूक्रेन से, तो रशिया भी करता है इसके साथ साथ। तो अगर इन दोनों कंट्रीज के कॉरस्पॉन्डिंग ये सिचुएशन आ गई है तो यहाँ पर क्या होगी, दूसरी कंट्रीज को दिक्कत। क्यों, क्योंकि दूसरी कंट्रीज यहाँ से क्या मंगाती थी, दूसरी कंट्रीज यहाँ से वीट वगैरह मंगाती थी, पर यहाँ पर इन कॉन्फ्लिक्ट आ गया है तो उसकी वजह से दूसरी कंट्रीज के ऊपर इसका मेजर इंपैक्ट देखने को मिला है। तो यहाँ पर जो हमारी मार्टरा डिक्लेरेशन थी जो इटली के अंदर लास्ट ईयर हुई थी, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए कि आपस में इन वैल्यू चेन्स को हम डाइवर्सिफाई करें ताकि ये स्टेबिलिटी बनी रहे, इन सप्लाई चेन्स की ना स्टेबिलिटी बन रही है, ये डिसरप्ट ना हो। ऊपर से फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, वन हेल्थ के ऊपर। मैंने आपको साथ पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ह्यूमन
अगर ह्यूमन की हेल्थ को डेवलप करना है ना, तो ये आइसोलेशन में नहीं हो सकता कि अकेले हम ह्यूमन की हेल्थ को देख ले और बस हो गया ठीक, नहीं। आपको लोगों के साथ साथ, मतलब ह्यूमन तो है ही है, हम लोग तो हैं ही हैं, उसके साथ ही साथ इन्वायरमेंट की हेल्थ भी देखनी पड़ेगी कि इन्वायरमेंट ठीक है या नहीं है, क्लाइमेट चेंज जैसी सिचुएशन तो नहीं आ रही, ये सारी चीजें भी तो टैकल करनी है, बिल्कुल। उसी तरह से तीसरी चीज क्या है, एनिमल हेल्थ। एनिमल भी ये देखो, जैसे जूनोटिक डिजीज वगैरह आ जाती हैं, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारे फूड सिस्टम के ऊपर भी पड़ जाता है। तो यहाँ पर ये सारी सिचुएशंस को ना हम इंडिया टैकल कर सकते हैं। अब एक मुद्दा यहाँ पे राइटर और उठा रहे हैं कि देखो इंडिया ने भी ना लास्ट ईयर नहीं, मतलब अभी थोड़े टाइम पहले ही वीट के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया था। बहुत सारी कंट्रीज ने हमें क्रिटिसाइज भी किया इसके रिगार्डिंग, पर यहाँ पर ऐसी बात है नहीं इंडिया को क्रिटिसाइज करने की। देखो एक तो पहली बात, इंडिया के अपनी भी कुछ कमिटमेंट्स हैं, ठीक है, हमारे, हमने अपने लोगों को भी तो खाना खिलाना है। प्लस ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल ही वीट एक्सपोर्ट बंद कर दिए थे, हमने जहां पे जरूरत थी वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एड भी तो देते रहे, जहां पे लोगों को जरूरत थी, जैसे अफगानिस्तान के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, बांग्लादेश, इजिप्ट, यमन, इस तरह से बहुत सारी कंट्री के साथ हमने कोलैबोरेट भी किया है ताकि उन तक अनाज पहुंचता रहे। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया ने बिल्कुल इसको बंद ही कर दिया था, इंडिया ने एक प्रॉपर बैलेंस बनाने की यहाँ पे कोशिश करी है। इसके साथ ही साथ जो देखो एक समिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे राइटर, दैट इज यूएन फूड सिस्टम समिट। इस पर्टिकुलर समिट के कॉरस्पॉन्डिंग ना बहुत सारी नए नए एक्शन प्लान्स की बात करी गई थी, किस तरह से हम ना अपने कंजम्पशन पैटर्न्स को शिफ्ट कर सकते हैं, सभी के लिए न्यूट्रिशन फूड। तो इस तरह के अलग अलग जो हमने एफर्ट्स लिए थे इस समिट के कॉरस्पॉन्डिंग, ये सारी चीजें डेफिनेटली फ्यूचर में काम कर सकती हैं कि दुनिया के अंदर हम जो फूड सिक्योरिटी का हम मिशन लेकर आ पाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें ही राइटर बात कर रहे हैं कि ये जो क्राइसिस हैं हम इसको कंट्रोल कर पाए, ठीक है। तो वो सारी चीजों को ही हम यूज कर सकते हैं ताकि उस कॉरस्पॉन्डिंग जो इश्यूज आ सकते हैं उनको हम टैकल कर पाए। बाकी गवर्नमेंट ने जिस तरह से एमएसपी का इनिशिएटिव लिया है तो हमारे फार्मर्स प्रोटेक्टेड रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच में एक तरह का बैलेंस बनाया है हमने। देखो अपने जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, मतलब जो एक तरह से बफर, ठीक है, बफर जो जोन होते हैं उनको बनाने की कोशिश करी है ताकि हमारे पास अच्छा खासा हो, कल को कुछ इशू भी आ जाए, कल को किसी से मान लो चाइना से हमारी लड़ाई भी हो जाती है, तो ऐसा ना हो कि हमारे पास खाने की अवेलेबिलिटी ही ना हो। तो इस वजह से हमने बफर स्टॉक्स भी यहाँ पे अच्छे से बनाए हुए हैं। उसके साथ ही साथ साउथ साउथ कॉपरेशन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, हमारी जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उनके साथ हम डिस्कशन कर सकते हैं। अफ्रीका और एशिया की जो कंट्रीज हैं, ठीक है ना, वो आपस में अच्छे से कोलैबोरेट कर सकती हैं। इंडिया के जो एफर्ट्स हमने लिए हुए हैं उससे बहुत कुछ सीख सकती हैं ताकि वहां पर भी जो इस तरह के इश्यूज हैं एग्रीकल्चर कॉरस्पॉन्डिंग या फूड सिक्योरिटी कॉरस्पॉन्डिंग, उनको हम टैकल कर पाए। तो ये हो गया हमारा दूसरा एडिटोरियल। चलते हैं हमारे तीसरे एडिटोरियल की तरफ, जो क्या है 1000 डे के बारे में। देखो यहाँ पे 1000 डे का पहले तो मीनिंग समझने की कोशिश करना। देखो होता क्या है कि जैसे एक बेबी है, ठीक है, तो बेबी, एक जो बच्चा है उसका ध्यान रखना उसके बर्थ के बाद नहीं स्टार्ट होता, उसका ध्यान रखना उससे पहले से ही हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक मदर प्रेग्नेंट हुई, ठीक है ना, तो जैसे ही प्रेगनेंसी हुई उसी टाइम से ही हमें इनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो 9 मंथ्स हो गए ये प्रेगनेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग, एंड उसके बाद 2 साल जब बच्चा पैदा हो गया, तो ये नियरली ना जब इसको आप ऐड करोगे तो लगभग ये 1000 दिन होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ना इन 1000 डेज के कॉरस्पॉन्डिंग जब वो मदर के अंदर है वो 9 मंथ्स प्लस 2 साल उसके पैदा होने के बाद, तो जो 1000 डेज ये टोटल बने ना, ये इस बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 80% जो इसकी कहीं ना कहीं जो मेंटल बेसिकली ब्रेन डेवलपमेंट है ये इन्हीं 1000 दिनों के अंदर हो जाता है। तो आप सोच रहे हो कि अगर 1000 दिन हमने अच्छी केयर कर ली इस बच्चे की, तो कितना बड़ा एसेट हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए वो बन पाएगा। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है और कहीं ना कहीं यही इस पर्टिकुलर आर्टिकल का मुद्दा भी है। किस तरह से, देखिए आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, 1000 दिनों के अंदर ना जो मैंने बताया 9 मंथ्स जो प्रेगनेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने बताए, वो कितने पॉइंट हो गए। तो जो हमारी मदर्स हैं, ठीक है, उनकी हेल्थ अगर अच्छी नहीं होगी तो आपको क्या लगता है कि इस बच्चे की हेल्थ अच्छी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो मदर की हेल्थ को ऊपर भी बहुत हमारा हमने फोकस करना जरूरी है ताकि ना एक प्रॉपर उनको न्यूट्रिशन मिलता रहे, ठीक है ना। सारी चीजें कॉरस्पॉन्डिंग इसके बच्चे के लिए लॉन्ग लॉन्जिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडिया में देखिए माल न्यूट्रिशन, जहाँ पे खाने की कमी और बाकी जो इश्यूज होते हैं, ठीक है, वो बहुत सारे हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट्स भी लिए हैं, जैसे कि पोषण अभियान। पोषण अभियान वन ऑफ द मेजर स्कीम्स रही है इंडिया के कॉरस्पॉन्डिंग। इसके अंदर ना हमने बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, जैसे अगर किसी बच्चे की हाइट कम है या फिर उसका वेट कम है, जिनको हम टेक्निकल लैंग्वेजेस में स्टंटिंग और वेस्टिंग बोल देते हैं, ठीक है ना, या फिर बच्चों की डेथ जल्दी हो जाती है, जैसे मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो इन सभी को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो गया एंड साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने बहुत सारे एफर्ट लिए हुए हैं, ठीक है।
तो ओवरऑल बच्चों की कॉरस्पॉन्डिंग और साथ साथ जो मदर्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग न्यूट्रिशनल आउटकम्स को बढ़ाया जाए। यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रहे हैं, अलग अलग देखो जो हमारी वैक्सीन हैं, जो टीके लगाए जाते हैं उनकी बात कर लीजिए। और साथ ही साथ यहाँ पर कम्युनिटी को भी साथ लेके चलें। जैसे आप आशा वर्कर को आप जानते हो, ठीक है ना, तो आशा वर्कर्स जो होती हैं उनका क्या रोल होना चाहिए, ठीक है ना, किस तरह से हम छोटी छोटी जो मेडिसिनल फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करी जाएं, ये सारी चीजें। उसके साथ ही आप एक चीज जानते हो कि जो बहुत सारे बर्थ है ना वो लोग एक्चुअल में घर में ही कर लेते हैं, ठीक है ना, तो उसके वजह से दिक्कत बड़ी आती है। जैसे हो सकता है मदर की डेथ हो जाए जिसको हम चेक करते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के साथ, या फिर बच्चों की डेथ हो जाए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के कॉरस्पॉन्डिंग। इनको हम कम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? अगर इन महिलाओं को हम कहाँ लेकर आए? हॉस्पिटल की तरफ। देखो, अगर महिला एक मान लो हॉस्पिटल में जाएगी, उसका वहां पे चेकअप होगा, तो चेकअप में क्या पता लगेगा कि इस महिला के अंदर ये चीज की कमी है, या फिर इसको इस तरह से सुधारना है, या फिर एक बार जब बच्चा हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन सी इसको टीके लगने हैं, कौन कौन सी वैक्सीन लगनी है। तो ये सारी चीजें अगर हमें पता होंगी, ये अलग अलग चेकअप्स हो गए, अपनी प्रेगनेंसी कॉरस्पॉन्डिंग रजिस्ट्रेशन हो गया, तो ये सारे इश्यूज, चाहे मदर्स की डेथ हो गया, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो गया, या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसको हम कम कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के ऊपर फोकस रहा है। तो इसी वजह से हमने ना एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग के ऊपर फोकस किया है। मतलब हमें पता होना चाहिए कि कितने लोगों ने रजिस्टर किया, क्या उनकी हेल्थ है, ये सारी चीजें। तो डेटा के ऊपर हमारा बहुत ज्यादा फोकस है, ताकि जो हम न्यूट्रिशनल आउटकम्स हैं उनके ऊपर वर्क कर पाए। और इसी वजह से आजकल तो आप देख भी रहे हो कि डेटा ही एक तरह से ना बहुत मेजर, हर पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के अंदर इसकी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। इवन देखो यहाँ पे इसी वजह से ना हमने प्री कंसेप्शन केयर की भी बात करी है। प्री कंसेप्शन का मतलब प्रेगनेंसी से पहले की केयर, ठीक है ना, तो पहले से भी जरूरत है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए किसी महिला की पहले से शादी जल्दी होगी, मान लो उसकी बॉडी ही रेडी ही नहीं है प्रेगनेंसी के लिए, तो अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर मतलब एक तरह से फोर्सफुल तरह से उसकी प्रेगनेंसी होती है, तो फिर इश्यूज आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे, ठीक है ना। तो उनको कम करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखनी चाहिए। इवन यूनिसेफ भी ना हमारी जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ मिलकर नए नए इनिशिएटिव्स ले रहा है यहाँ पे, ताकि ये चीज़ों का हम वर्क कर पाए। चाहे कई बार हो सकता है कि बच्चों का बर्थ कम हो उसके टाइम पे, ठीक है ना, न्यू बॉर्न डेथ्स हो गया, ये सारी चीज़ें। पर यहाँ पर राइटर ने ना एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैसे हम, जैसे हमारी आशा वर्कर्स होगी जिनको हम एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। देखो एक्चुअल में है क्या, हमारी जैसे स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो आखिरी बंदे तक पहुंचना उसके लिए खुद तो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से जो आशा वर्कर्स होती हैं वो घर घर जा सकती हैं, इनकी ना रीच बहुत ज्यादा होती है, ये आसानी से आम लोगों तक पहुंच जाती हैं। तो अगर हमने आशा वर्कर्स को, एएनएम, ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर्स, इन सभी को कहीं ना कहीं एम्पावर कर दिया, तो आपको नहीं लगता ये हर घर तक पहुंच पाएंगी? बिल्कुल पहुंच पाएंगी। तो जो सारी फैसिलिटीज थी, चाहे वो वैक्सीनेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इनके कॉरस्पॉन्डिंग ये सारे इश्यूज हम यहाँ पे टैकल कर सकते हैं ऑन ग्राउंड सपोर्ट। इन्हीं को ही एक्चुअल में पता है कि क्या चीज है। और यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने यूपी, उत्तर प्रदेश के एक प्रोग्राम की बहुत ज्यादा तारीफ करी है, जिसका नाम क्या है? पोषण पखवाड़ा। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को ना आप केस स्टडी की तरह अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो, क्योंकि इसके ना एक्चुअली रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं। तो यहाँ पर क्या है, पोषण पखवाड़ा ने अलग अलग रिमोट विलेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग जो इश्यूज थे, ठीक है, वो आंगनवाड़ी सेंटर्स तक गए, ठीक है ना, आंगनवाड़ी वर्कर्स ने उनको देखा, आशा वर्कर्स ने देखा, ठीक है ना। वहां पर जो अलग अलग महिलाएं हैं, साथ ही साथ ग्रैंड मदर्स हैं, इनको अवेयरनेस दी कि देखो अगर आप कहीं ना कहीं यहाँ पर आओगे, ठीक है, हॉस्पिटल्स तक पहुंचोगे, तो ये बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। तो अवेयरनेस जनरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग ना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ है। और ध्यान में देने वाली बात यह है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को यहाँ पे सिखाया जा रहा है, नहीं, उनके पिता, मतलब एज इन उनके हस्बैंड की बात कर रहा हूँ, फादर्स, उनको भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है। देखो आप एक खुद सोचो, ऑब्वियसली महिलाओं को एम्पावर करना जरूरी है, बट सिर्फ महिलाओं को एम्पावर करके नहीं, आपको जो हस्बैंड्स हैं उनको भी बताना पड़ेगा कि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बच्चे पैदा करना सिर्फ महिला का काम नहीं है, ये बच्चों को रेस करना आपकी भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ताकि आप अपनी वाइफ का ध्यान रखो। जब वो प्रेगनेंसी से जा रही है तब वो प्रॉपर उसकी केयर रखी जाए, जब बाद में बच्चा हो गया तो उनको प्रॉपर ध्यान दो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इनके कॉरस्पॉन्डिंग भी, यहाँ पे पोषण पखवाड़ा के कॉरस्पॉन्डिंग ये चीजें बात करी गई है। इवन जो मैं बात कर रहा था ना कि यहाँ पे एविडेंस की बात करी गई है, डेटा की बात करी गई है, तो डेटा के बेसिस पे ऐसा पता लगा है कि अगर पिता भी इन्वॉल्व होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो प्रॉपर केयर रखते हैं, तो वहां पर ऐसे केसेस में देखने को मिला है कि वहां पे मदर्स की ज्यादा अच्छे से केयर हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। उसी तरह से देखो पंचायत को इन्वॉल्व करें, अवेयरनेस करें, तो यही सारी ना एक तरह से कह लो कि लोकल नीड्स के ऊपर वर्क करा गया है। हमने बॉटम अप सोल्यूशंस की बात करी गई है कि लोकल लोगों को इन्वॉल्व करो, वहां के जो
क्योंकि उनको अपने लोकल सॉल्यूशंस के बारे में ज्यादा पता है। ठीक है, तो इस तरह से उत्तर प्रदेश ने अगर ये सारी चीजें करी है अपने पोषण पखवाड़ा के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये सारी चीजें हम बाकी जगह पर भी वर्क कर सकते हैं, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि जब बाकी जगह पे और सीखेंगे इस बेस्ट प्रैक्टिस के कॉरस्पॉन्डिंग, तो वहां पर भी हम ये चीजें देख पाए। ठीक है, तो यही यहाँ पे राइटर इसी कॉरस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं कि सभी अगर आपस में मिलकर आए, सभी फ्रंट लाइन वर्कर्स आपस में मिलकर आए, तो ये सारे इश्यूज हम देख सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के आने वाले टाइम के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही है, बच्चे अभी काफी ज्यादा हैं वहां पे भी, ठीक है ना, तो अगर उत्तर प्रदेश अच्छा काम करता है तो बाकी हमारी कंट्री के कॉरस्पॉन्डिंग और स्टेट्स भी इसी तरह से बेहतर काम कर सकती हैं। और जो हमारे 2030 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है, उनके टारगेट्स को, तो उन टारगेट्स की तरफ हम अच्छे कदम लेकर आ सकते हैं, जहां पर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी कि महिलाओं की मृत्यु एंड साथ ही साथ मदर्स की मृत्यु एंड साथ ही साथ जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, बच्चों की जो डेथ्स के कॉरस्पॉन्डिंग, उनको हम टैकल कर पाए। तो यही था 1000 डेज का कॉन्सेप्ट। आई होप ये 1000 डेज वाली चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसको आप अपने आंसर्स के अंदर अच्छे से यूज करोगे ताकि बहुत अच्छे मार्क्स मिले। ठीक है, तो ये थे आज के 3 एडिटोरियल। आई होप आपको तीनों के तीनों एडिटोरियल अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।